यूपी टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एक छोटी सी क्लास करने वाले हैं और इस बात की गारंटी है कि इसी एक क्लास से आपको 5 से 6 नंबर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आपने कोर्स लिया है, से हमारा जो यूपी टेट का क्रैश कोर्स चल रहा है 1 महीने का, अगर इस 1 महीने आपने कंप्लीट डेली जो क्लासेज आती हैं उनको कंप्लीट कर लिया तो आपका यूपी टेट सिर्फ निकलेगा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आप पे क्यों भरोसा करें, तो इसका एक रीज़न ये है, वो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। क्योंकि कोई भी टीचर किसी से भी आप पढ़ रहे हो तो देखो आपका अधिकार है कि उसकी क्वालिफिकेशन जानने की कि वो हमें किस अनुभव पे पढ़ा रहा है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्कोर कार्ड रखे हुए हैं, इन स्कोर कार्ड्स को मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी तक टोटल हमने प्राइमरी और जूनियर सभी को मिला लें तो 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें स्कोर भी ठीक ठाक है। अब हम आपको दिखा देते हैं। यूपी टेट के प्राइमरी का स्कोर है, ये स्कोर कार्ड 2021 में दिया था और 116 नंबर आए हैं हमारे यूपी टेट के प्राइमरी में। इसके अलावा ये सी टेट का है, देख सकते हो। तो प्राइमरी में 120 नंबर आए हुए हैं 150 में से, और इसके अलावा जूनियर में भी 102 नंबर आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो जो सीडीपी यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो सीडीपी में काफ़ी बेस्ट स्कोर रहता है 28 आउट ऑफ 30। एक ये भी दिखा देते हैं आपको, ये राजस्थान में होता है रीट की परीक्षा का एग्जाम कार्ड है, जहाँ पे 150 में से 127 नंबर आए हुए हैं प्राइमरी में, और जूनियर में भी 100 से ऊपर है। बाकी ये सब भी देख सकते हो, ये एमपी टेट है। इसके अलावा ये भी यूपी टेट है, 103 नंबर है इसमें, 93 इसमें है। ये यूपी टेट का अपर प्राइमरी है, एक 92 है। और ये यूपी टेट का प्राइमरी है जो पहली बार हमने दिया था 2019 में, 96 नंबर आए थे। और हाँ, इन सब यूपी टेट देने के दौरान हमें कभी भी सुपर टेट देने का मौका मिला नहीं है। पहले एग्जाम हमने 2019 में दिया था और लास्ट एग्जाम जो दिया था वो 2021 में दिया था, उसके बाद नहीं दिए। चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय कम है आपके पास, 1 महीना है। तो डेली 5 सब्जेक्ट की यहाँ से क्लास जाएंगी आपके लिए। और इसी तरीके से चाहते तो हम बोर्ड पे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वहाँ से समय ज़्यादा कंज्यूम होगा। इस तरीके से आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिलीवर हो जाए। 1 महीना बचा हुआ तो ये आपके लिए बढ़िया है। इस चीज़ की गारंटी है कि इस कोर्स को कर लिया तो आपका यूपी टेट बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होगा। आप ये मत सोचना कि सिर्फ पास हो जाए, पास ही नहीं होगा, आप बहुत अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई करोगे, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि टेट के एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये सीडीपी यानी मनोविज्ञान की क्लास है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर फेल क्यों हो रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं? तो बच्चों का फेल होने का रीज़न ये है कि बच्चे किताबों से पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब पे भरोसा होना पूरी तरीके से, यूट्यूब पे या किसी भी संस्थान का कोई कोर्स ले लिया तो उस पर भरोसा। अब वो संस्थान इतने बड़े बड़े हैं, वो करते क्या कि एक ही टीचर हिंदी का मान लो कोई, तो वो पूरे दिन पढ़ा रहा, वो एसएससी भी पढ़ा रहा उसी में, वो टीचिंग की क्लास भी उसी में ले रहा, इसके अलावा पुलिस की भी वो ले रहा। इस तरीके से वो पूरे दिन पढ़ाता है, तो किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट की वो तैयारी, स्पेशल एग्जाम की वो तैयारी नहीं करते, मतलब एक किसी स्पेशल एग्जाम को टारगेट नहीं करते। इसके वजह से आप क्या करते हैं, पूरे दिन संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं या यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। 4-4 घंटे की क्लास है, वहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 25 है या 30 है। तो इस तरीके से ये फेल होने का रीज़न है। आपको पढ़ना तो चाहिए किताबों से, ये देख सकते हो हमारे पास ये सारी किताबें रखी हुई हैं, लेकिन आज की डेट में कोई किताबों से पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि किताबें उन्हें यूट्यूब ज़्यादा सरल लगता है। तो यही रीज़न है कि सभी बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने कुछ अपने जो नोट्स बनाए हुए थे 2019 में, जब 2019 में तैयारी कर रहा था तो पहली बार ही बना लिए थे। अब किसी भी एग्जाम्स को मैं देने जाता हूँ तो इन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। देख सकते हो ये 2019 का ही है। तो बस इसी तरीके से एक बार नोट्स बना लो, उन्हीं को बार बार पढ़ के जाओ तो एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन चूंकि अब आपके पास नोट्स बनाने का समय है नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा नोट्स बनाओ या किताबें पढ़ो। आपको हम अपने नोट्स वगैरह का जो भी निचोड़ है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, उस वही सारी चीज़ें हम इस 1 महीने में कराने वाले हैं। तो ये है कि भरोसा तो करना पड़ेगा आपको, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं जब तक आप करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो भरोसा करोगे तो इसका आउटपुट जरूर निकल के आपके पास आएगा। जब आप अपनी मार्कशीट दोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस में जाओगे, और जब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें जरूर पास ही निकलोगे, क्योंकि 1 महीना काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने इस 1 महीने तैयारी कर ली तो यकीन मानो कि आपका यूपी टेट जरूर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने 11 बार निकाला हुआ, उसके बेस पर बता रहा हूँ। चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, समय ज़्यादा ना लेते हुए। मनोविज्ञान की ये क्लास है और किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान बेस का काम करता है। अगर आपकी मनोविज्ञान अच्छी है तो सब सारे टीचिंग एग्जाम्स निकलते हुए चले जाते हैं।
क्योंकि ये मनोविज्ञान अपने सेक्शन में तो 30 नंबर का आएगा ही, 30 नंबर का सीडीपी सेक्शन में तो आता ही है। इसके अलावा हिंदी जब आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी टेट में इसी मनोविज्ञान से रिलेटेड। मैथ में भी टीचिंग पैडागोजी से 2-3 नंबर आ जाते हैं। जबकि सीटेट में क्या होता है, सीटेट में तो 30 नंबर सीडीपी आती है, इसके अलावा 15 नंबर इसमें आएगी हिंदी में, 15 नंबर मैथ में आएगी, 15 नंबर आपकी संस्कृत में आएगी, 15 नंबर ईवीएस में आएगी, इस तरीके से आती है। तो बेस कह सकते हो मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मन का विज्ञान। लग भी रहा होगा आपको मनोविज्ञान, यहाँ पे 2 शब्दों में तोड़ दो, मन और विज्ञान। तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो मन का विज्ञान है। और मनोविज्ञान शब्द जो है ये इंग्लिश के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी मनोविज्ञान शब्द जो है इंग्लिश में साइकोलॉजी शब्द है, उसी का हिंदी रूपांतरण है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। साइकोलॉजी शब्द जो है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक मतलब यूनानी भी आप बोल सकते हो। 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, जबकि लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। साइकी का मतलब क्या होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस से। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो होता है आत्मा का अध्ययन करना, क्योंकि साइकी का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब है अध्ययन। तो आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन निकल सकता है, वो ये है कि साइकोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बता देना साइकी और लोगोस से। ये नहीं पूछेगा साइकी का मतलब आत्मा, लोगोस का मतलब अध्ययन, ये नहीं पूछेगा। बाकी ये पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन कि साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बस आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, इसी तरीके से दोस्तों पॉइंट्स के रूप में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब कर दें, बहुत ज्यादा लाइन बाय लाइन लिख दें तो आपको समझ में आए। देखो वहां से पूरे पेज से 3 या 4 क्वेश्चन निकलने होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम करा दे रहे हैं जो सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा टेट में। तो अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसके पिता किसको माना जाता है, तो इसका पिता दर्शन शास्त्र को माना जाता है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, सीधा सा याद हो गया। जो दर्शन शास्त्र अपने यहाँ पे दे रहे थे, चारवाक ऋषि दे रहे थे, कपिल मुनि दे रहे थे, कणाद दे रहे थे, तो वही दर्शन शास्त्र है ये। अब देखते हैं आगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर निकल सकता है, ध्यान दीजिए आप। प्रथम प्रयोगशाला के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ये विलियम वुंट नामक मनोवैज्ञानिक ने 1879 यानी 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में डाली थी। इतना याद कर लो, जर्मनी का लिपजिंग शहर है, 1879, या आप 1879 भी कर सकते हो। और महोदय कौन थे, विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में डाली थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। कुछ लोग यहाँ पे विलियम जेम्स को भी मानते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि दोनों क्वेश्चन नहीं आ सकते, दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते, इस चीज की गारंटी रहती है। विलियम जेम्स होगा तो अरस्तु नहीं होंगे, और अरस्तु होंगे तो विलियम जेम्स नहीं होंगे। बाकी ये चीज देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आधुनिक लगा होगा तो विलियम जेम्स हो जाएंगे, और मनोविज्ञान के जनक या तो अरस्तु ऑप्शन में होगा या विलियम जेम्स होगा, तो आप दोनों में से कोई एक लगा देना। अब हम बात करते हैं जो मनोविज्ञान की आधारशिला 4 सिद्धांत के ऊपर टिकी हुई है उनके बारे में। एक थॉर्नडाइक का, एक स्किनर का है, एक पावलाव का है, और एक कोलर का है। ये 4 जो सिद्धांत हैं ये मनोविज्ञान की आधारशिला है। इसी के ऊपर पूरा आपका सिलेबस टिका हुआ, और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये जो सिद्धांत है उनके उपनाम भी हैं। एक सिद्धांत कई कई नामों से जाना जाता है। तो कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये अलग अलग नाम है। तो इस सिद्धांत इसको अभी हम स्लाइड में देख लेते हैं कि एक सिद्धांत के कितने नाम है। सबसे पहला प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास को हम प्रयत्न भी तो बोल सकते हैं, और त्रुटि को भूल भी बोल सकते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। और थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले थे थॉर्नडाइक महोदय, और उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। तो इस तरीके से ये 4 नाम याद कर लीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके अलावा SR थ्योरी भी थॉर्नडाइक ने ही दी थी। S का मतलब होता है स्टिमुलस, और R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक। स्टिमुलस को बोलते हैं उद्दीपक, R बोलते हैं क्रिया, रिस्पॉन्स को बोलते हैं क्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पे आप एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। उद्दीपक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय का। ये 5 नाम याद कर लो। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, SR थ्योरी के जन्मदाता। S मतलब स्टिमुलस, R बोले रिस्पॉन्स। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को ही बोला जाता। ये चीज सिद्धांत का नाम नहीं है, लेकिन ये अलग चीज है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? थॉर्नडाइक को। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय का। ये SR नहीं समझ में आ रहा होगा, चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा। SR तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस पे? बिल्ली पे किया था। समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। बिल्ली पे किया था। तो बिल्ली पिंजरे में बंद थी, पिंजरे में बंद थी, पिंजरे में बंद थी। उसके सामने मछली रखी हुई थी, मरी हुई मछली। तो अब बिल्ली को मछली दिखाई दी। बिल्ली को क्या दिखाई दिया? मछली। तो उसने पिंजरा खोलने की कोशिश करी। मतलब बिल्ली को पहले दिखाई दिया उद्दीपक, मतलब जो उसे प्राप्त करना वो दिखाई दिया। फिर उसके बाद पिंजरा खोलने की कोशिश करती रही। उसके बाद मतलब उसने अनुक्रिया की, मतलब उसने हाथ पैर चलाई, ये अनुक्रिया की। तो थॉर्नडाइक महोदय बोलते हैं कि पहले हम बच्चे को दिखाएंगे कि इस चीज को प्राप्त करना है, उसके बाद बच्चा मेहनत करेगा। तो यही उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। एस पहले लाते हैं, आर बाद में लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत देखते हैं स्किनर महोदय का। तो स्किनर महोदय का सिद्धांत है, उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक महोदय ने SR थ्योरी दी थी, जबकि स्किनर महोदय ने RS थ्योरी दी। इनका मानना पहले यह है कि पहले बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स मतलब क्रिया करेगा, और उसके बाद उसे उद्दीपक प्राप्त होगा। उद्दीपक क्या? बाद में प्राप्त होगा। मतलब बच्चा पहले पढ़ाई करेगा, बाद में उसकी नौकरी लगेगी, बाद में उसकी नौकरी लगेगी, इस तरीके से। तो स्किनर महोदय का उल्टा है, RS है, जबकि थॉर्नडाइक महोदय का SR है। इस तरीके से इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपका। बाकी जब हम ये सिद्धांत डिटेल में आगे पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक लाइन है, इसको याद कर लो आप। इसको अभी के अभी याद कर लो, क्योंकि इस चीज के बिना आपको यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 नंबर, 2 नंबर तो कम से कम लॉस हो ही जाएगा इस एक लाइन को। क्या है? पावलाव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया कोहलर के चिंपैंजी पर। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज है, देखो पावलाव का जो सिद्धांत है उन्होंने कुत्ते पर किया था। इस तरीके से समझ लो, पावलाव ने अपना सिद्धांत कुत्ते पर किया और थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बिल्ली पर किया था। स्किनर ने अपना सिद्धांत चूहे पर किया था और कोहलर ने अपना सिद्धांत चिंपैंजी पर किया था। इस तरीके से ये ट्रिक है। तो बस आप ऐसे कर लो, पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, कुत्ता किस पे छोड़ा जाएगा भाई? बिल्ली पे। तो थॉर्नडाइक की बिल्ली पर छोड़ दिया। अब स्किनर का चूहा मर गया, किस पे? कोहलर के चिंपैंजी पर, या चिंपैंजी से, ऐसे भी समझ सकते हो। चिंपैंजी ने पैर दर्ज दिया होगा तो कोहलर का चूहा मर गया, दब के मर गया, ऐसे समझ लो। तो आई होप इस लाइन को याद कर लिया, तो आपको पता चल गया होगा पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, कोहलर ने चिंपैंजी पर किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब पावलाव के सिद्धांत की तरफ हम आ चुके हैं। तो पावलाव का सिद्धांत का नाम क्या है? और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था ये चूहा और कबूतर दोनों पर किया था। चूहे का ज्यादा फेमस है, बाकी कबूतर पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था। पावलाव रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। और आप देख सकते हो, इन्हें अपने प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। ये चीज पूछ सकता कि किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला, तो पावलाव को मिला। बाकी इसकी एक ट्रिक और है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाव आ रहा, पाव, पाव मतलब पैर। तो पैर कौन खाता? कुत्ता खा लेता ना। जब आप चल रहे हो, पीछे नहीं देख रहे हो, तो पीछे से कुत्ता के पैर खा लेता। तो इस तरीके से ट्रिक है। पाव, पाव मतलब कुत्ता खा लेगा पाव आपका। तो ऐसे समझ लीजिए पावलाव का कुत्ते का। और पावलाव का जो सिद्धांत है, इसके 3 नाम है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य याद करते हैं तो वहां पे पढ़ा हुआ क्लासिकल डांस, तो शास्त्रीय को क्लासिकल बोलते हैं और अनुबंधन को कंडीशनिंग। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके अलावा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये 3 नाम है पावलाव के सिद्धांत के। आप एक काम करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, फिर आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है अभी आपको याद ना हो, तो बाद में स्क्रीनशॉट से याद कर लेना, आराम से लो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोहलर के सिद्धांत की, जो लास्ट सिद्धांत है अभी हमारा 4 सिद्धांत में से। तो कोहलर जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था, जो कि सुल्तान नाम था चिंपैंजी का, और ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है।
ये मनोविज्ञान का एक प्रकार होता है, गेस्टाल्टवादी, प्रकारवादी, संरचनावादी। तो ये उस तरीके के हैं, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो कोलर के सिद्धांत का नाम सूझ का सिद्धांत है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनका मानना था कि आप प्रयास बार बार करते रहो, एकदम से सूझ उत्पन्न होगी और आपका काम हो जाएगा। तो ये चारों सिद्धांत हो गए। अब हम बाल विकास की कुछ अवस्थाएं देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था कहाँ से कहाँ तक रहती है? गर्भाधान से, जब गर्भ का आरंभ होता है वहां से लेकर बच्चे के जन्म तक, यानी 9 माह के करीब ये आसपास की अवस्था होती है। तो 9 माह की जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे गर्भावस्था बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का जो समय निर्धारित किया ये जन्म से 6 वर्ष तक का है। कुछ लोग इसे जन्म से 5 वर्ष तक का भी बोलेंगे, तो ठीक है, 5 वर्ष आ जाए 6 वर्ष आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, 5 होगा या 6 होगा ऐसा नहीं है, 5 से 8 आ जाए, नहीं आ सकता। बाल्यावस्था को जो समय है ये 6 से 12 वर्ष तक का, कहीं कहीं ये 5 से 12 का भी मिलता है, ये 6 से 12 का भी है, उसी एक क्राइटेरिया में है। बाकी फिर किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की है। और आपका जो बाल विकास है ये 18 वर्ष तक का, ये आपके सिलेबस में है, 18 वर्ष से ऊपर का आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ये विद्यालय के परिप्रेक्ष्य से पढ़ रहे हो। तो आप प्राइमरी के टीचर बन रहे हो तो 18 साल से ज़्यादा बच्चों को आप हैंडल करोगे नहीं, उससे कम का ही करोगे, इसलिए आपके सिलेबस में 18 साल से ऊपर की मनोविज्ञान नहीं आती है बच्चों की। अब हम हर एक अवस्था के 5-5 पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, यूपी टेट में हर बार आता। ये 5-5 पॉइंट, 5 इसके शैशवावस्था के, 5 बाल्यावस्था के और 5 किशोरावस्था के, ये आपने कंप्लीट कर लिए। तो 2 नंबर हैं, कहीं नहीं गए, हर बार आते हैं। तो शैशवावस्था की जो 5 विशेषताएं ये हैं। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को, और स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और हाँ, शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है, सर्वाधिक तेज। मतलब बच्चे का जो विकास होता है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है उसके 5 साल तक तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 साल तक। फिर 5 साल से 6, 7, 8 ये होते हैं, तो इसमें उसकी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है, लगभग 1 साल ही लगता है। ये 12 से 13 साल तक। फिर जब आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाएगी फिर 12 साल से फिर बच्चा एकदम दोबारा से फिर बढ़ता है। तो बाल्यावस्था में विकास की गति सर्वाधिक धीमी होती है। चलो अभी हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। तो सीखने का आदर्श काल होता है और इसे ही स्वर्ण काल भी बोलते हैं शैशवावस्था को। शारीरिक और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है, मतलब बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा और बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है। देख रहे हो कि 5 साल तक का बच्चा सारी चीज़ें सीख लेता, अपना वातावरण समझ लेता, घर परिवार समझ लेता, वो भाषा भी सीख लेता, तो इसका मतलब मानसिक विकास भी बहुत तेज से होता है, तेजी से। बाकी शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जीवन किस तरीके से रहने वाला, बच्चा अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करेगा, जैसा बच्चे को सिखा दिया जाएगा, जैसा एनवायरनमेंट दे दिया जाएगा, बच्चा कहीं ना कहीं उसी तरीके से बड़ा होकर अपने आप को डालेगा। गंदा एनवायरनमेंट दे दोगे, जैसे बच्चे घर में शराब पी जा रही है, दारू पी जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो बच्चा भी बुरी चीज़ें सीख जाएगा। और अगर बच्चे घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, अच्छी बातें की जा रही हैं, भक्ति भाव है, तो बच्चा उसी तरीके से अपने आप को अपना लेता है। तो इसलिए भावी जीवन की आधारशिला कह सकते हैं हम इसको। बाकी भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था ये शैशवावस्था। तो 5 वर्ष तक बच्चा 90% के आसपास भाषा सीख जाता, तो ये भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था भी है। देख सकते हो बच्चा 5 साल तक हिंदी भाषिक क्षेत्र में रहेगा तो हिंदी भाषा सीख जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश सीखनी हो, फ्रेंच सीखनी हो, हमें जर्मन सीखनी हो, बड़े होकर सीखने में काफ़ी दिक्कत आती है। जबकि ये अवस्था जो है ये भाषा सीखने की सर्वाधिक अच्छी उत्तम अवस्था है। और एक और चीज़ है इस अवस्था की विशेषता कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। बच्चा देखता, अनुकरण मतलब बच्चा बड़ों को जैसा करते हुए देखता बिल्कुल वैसा ही करता, और ये अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे कोई खाना खा रहा है तो बच्चा भी खुद उसी तरीके से ये रोटी तोड़ के खाना खाने की कोशिश करता। ठीक, कोई पानी से नहा रहा तो बच्चा भी उसी तरीके से नहाएगा। ये सब अनुकरण द्वारा सीखता, मतलब अनुकरण का मतलब देख कर सीखना, जैसे जैसा बड़े करते हैं उनको देख देख कर खुद बच्चा करता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो इस अवस्था को जो पीरियड है ये 6 से 12 वर्ष तक का होता। अब यहाँ पे जो 5 जो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट उनको हमने लिखा हुआ। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल यही अवस्था कहलाती है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जीवन का अनोखा काल क्या, बाल्यावस्था। और इसके अलावा मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मतलब बच्चा जैसे 6 से ज़्यादा हो गया, 6 से 7, 8, 9, 10 वर्ष का हो गया तो वो ये समझता हम परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, मतलब हम कहीं भी चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, हम सब्जी ले आएंगे या हम कुछ भी कर लाएंगे। लेकिन ये मिथ्या परिपक्वता, मतलब ये परिपक्वता होती नहीं है, लेकिन उसे लगता है हम बस में बैठ के आगरा चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है क्योंकि दिक्कत हो सकती है। उसे लगता है हम मैच्योर हो गए, लेकिन ये मैच्योरिटी सही नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि टोली दल समूह की अवस्था किसको कहा जाता है, गैंग एज। गैंग मतलब वही समूह,
तो टोली दल समूह की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसके अलावा चुस्ती की आयु या गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी आयु क्यों? क्योंकि बच्चा मिट्टी में खेलते हैं, बच्चा जैसे मैच खेल रहे हैं तो नाली से बॉल उठा रहे हैं, देख रहे हो, तो इस तरीके से गंदी आयु भी बाल्यावस्था ही कही जाती है। क्योंकि बाद में जब बच्चे 12 साल से ऊपर हो जाते हैं फिर वो खुद को साफ स्वच्छ रखना शुरू कर देते हैं। चलिए अगली जो हमारी अवस्था है वो है 12 से 18 वर्ष की किशोर अवस्था, और ये लास्ट अवस्था हमें पढ़नी है बाल विकास में। इसकी जो कुछ विशेषताएं देख सकते हो, किशोर अवस्था को संघर्ष, दबाव, तूफान की अवस्था कहा जाता है, और ये स्टैनले हॉल का कथन है। स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, दबाव व तूफान की अवस्था है। इसके अलावा जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था ही कहलाती है। एक और विशेषता, सर्वाधिक यौन आकर्षण किशोर अवस्था में होता है, और ये विषम लिंगी होता है, जैसे लड़कों का लड़कों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति, और सर्वाधिक कामुकता की अवस्था भी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। इसके अलावा किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, नायक पूजा, वीर पूजा की भावना होती है। जैसे कोई फौज की तैयारी कर रहा है तो वो फौजियों की पूजा, फौजी जो होते हैं उनके गांव के या कोई भी उनका जो नायक होता है उसकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, उसे हमेशा अपने पर्स में रखने की कोशिश करते हैं, पर्स में रखते हैं। या फिर कोई क्रिकेटर है तो उसका जो फेवरेट क्रिकेटर है या किसी का हीरो है तो इस उम्र में वो अपने पर्स में रख के फोटो घूमते हैं, अपने नायक को वो बहुत कुछ मानते हैं। अब किशोर अवस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है इसे। जैसे देख सकते हो जो लड़कियां होती हैं वो इस उम्र में अपने आप को एकदम सही करके रखती हैं खुद को, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आईने के सामने जाएंगी, खुद को संवारेंगी। और इसके अलावा लड़के भी देख सकते हो एकदम साफ कपड़े पहन के एकदम अच्छे तरीके से गाड़ी पे घूमते हैं, तो ये एज ऑफ ब्यूटी होती है। उन्हें अपने आप को सुंदर दिखना पसंद होता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों को अपने आप को सुंदर दिखना है। तो देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 3 भी आ सकते हैं इन्हीं 15 पॉइंट से। 5 ये हैं, बाकी 10 ये हैं। तो दोस्तों मुझे पता है क्या पूछा जाता है यूपी टेट में और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। वही चीज़ है कि भरोसा कर लो, किसी भी एक व्यक्ति पे भरोसा कर लो, 30 दिन में आपका यूपी टेट पास हो जाएगा। बाकी अभी तक आप भटकते ही रहे हो, इधर उधर भटकते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कंफर्म दे रहे हैं गारंटी, 5 विषय की तैयारी इतने अच्छे तरीके से करा देंगे कि आपके हाथ में जो स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे वो पास का ही निकलेगा। और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, देख सकते हो फीस भी बहुत मिनिमल चार्ज है, बहुत मिनिमल। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, 16वीं शताब्दी तक। तो इसके जो आत्मा का अध्ययन के समर्थक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो व डेकार्टे। ये महोदय जो है 3, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, ये जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। अब 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। फिर आत्मा किसी ने देखी नहीं, आत्मा को किसी ने अभी तक महसूस नहीं किया, तो आत्मा का सिद्धांत, ये कॉन्सेप्ट जो था ये गलत हो गया, क्योंकि आत्मा का कभी कोई मतलब किसी ने देखा ही नहीं आत्मा को, ना ही किसी ने कोई अध्ययन किया, ना ही कभी आत्मा को महसूस किया, ना ही आत्मा को फील किया। तो ये आत्मा का अध्ययन जो ये था परिभाषा, ये आपकी अमान्य हो गई। इसके बाद 17वीं शताब्दी में आया मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन। मतलब मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और ये इसके जो समर्थक थे वो थे पोम्पोलोजी, जॉन लॉक और रीड। ये 3 मनोवैज्ञानिक मन अथवा मस्तिष्क को मनोविज्ञान का अध्ययन मानते थे। ये तीनों याद कर लो। क्या पूछा जाता? आत्मा का अध्ययन किसने बताया? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे ने। और ये पूछा जाएगा आत्मा का अध्ययन किस शताब्दी में चला? तो 16वीं शताब्दी। बस 2 क्वेश्चन आएंगे। मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन किस समय की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। और इसको किसने माना? पोम्पोलोजी, जॉन लॉक और रीड ने माना। तीसरा देखते हैं, चेतना का अध्ययन आया। चूंकि मन अथवा मस्तिष्क को, मन भी किसी ने नहीं देखा था, मन को भी महसूस नहीं किया, तो ये सिद्धांत भी अमान्य हो गया। फिर 18वीं शताब्दी आपकी बेसिन पीरियड है। 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं हुआ, 16वीं में ये हुआ, 17वीं में ये हुआ, फिर 18वीं में कुछ नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन माना गया। मनोविज्ञान क्या है? चेतना का अध्ययन है। और इसको किसने माना? विलियम जेम्स ने माना, विलियम वुड ने माना और टिचनर ने माना। ये 3 यहाँ पे भी है, 3 है हर बार। यहाँ पे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे थे, पोम्पोलोजी, जॉन लॉक, रीड थे, और यहाँ पे विलियम जेम्स, विलियम वुड और टिचनर थे। और इनको ही संरचनावादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता विलियम वुड को कहा जाता है, और ये संरचनावादी हैं तीनों। बाकी लास्ट जो, चूंकि चेतना भी किसी ने नहीं देखी, चेतना को भी महसूस नहीं किया, तो फिर 20वीं शताब्दी में आया मनोविज्ञान। क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और यही कॉन्सेप्ट अभी तक भी चल रहा है। तो मनोविज्ञान में कौन कौन आया? ये बाटसन, पावलॉव और थॉर्नडाइक, स्किनर, जो आजकल के मनोवैज्ञानिक है वो सब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म है। आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी में, मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन 17वीं शताब्दी में, चेतना का अध्ययन 19वीं शताब्दी में, व्यवहार का अध्ययन 20वीं शताब्दी में। आत्मा का किसने माना? ये 3 है। मन मस्तिष्क को मानने वाले ये 3 मनोवैज्ञानिक है, चेतना को मानने वाले ये 3 महोदय हैं, और व्यवहार को मानने वाले ये 3-4 हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो 10 सिद्धांत हमने बुद्धि के लिखे हुए हैं, एक एक लाइन के नहीं, एक एक शब्द के हैं, और एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है इसी से अभी आपका। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और इसी तरीके से बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन महोदय ने दिया। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन महोदय ने दिया। एक कारक बिने का है, द्विकारक स्पीयरमैन का, त्रिकारक स्पीयरमैन का। अब बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये त्रिकारक नहीं है, ये त्रिआयामी सिद्धांत है। तो त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अब एक आता है बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि, या फिर बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, या बालू के ढेर का सिद्धांत। जैसे बालू के ढेर में बहुत सारे कण होते हैं, उसी तरीके से ये बहुकारक है, इसे बहुखंड भी बोल सकता, बहुतत्व भी बोल सकता। तो ये थॉर्नडाइक महोदय का। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये बर्ट व बर्नर महोदय ने दिया है, बर्ट व बर्नन। और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये हार्वर्ड गार्डनर की है। उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए, आगे हम इनके सिद्धांत भी पढ़ाने वाले हैं, कितने तरीके की बुद्धि बताई है गार्डनर ने, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये आरबी कैटल महोदय का है। और बुद्धि का और बुद्धि खा सिद्धांत, ये हैव महोदय का है। इसके अलावा सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। अब ये स्पीयरमैन महोदय ने दिया था, ये देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो दो कारक उन्होंने जी और एस कारक बताए थे। जी का मतलब जनरल और एस का मतलब स्पेशल। जनरल का मतलब सामान्य और स्पेशल का मतलब विशिष्ट। तो यही चीज है, सामान्य व विशिष्ट, सामान्य जनरल, विशिष्ट स्पेशल। तो जीएस फैक्टर स्पीयरमैन का हो गया। यही दो कारक सिद्धांत बताए थे उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो हम करा रहे हैं यही क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत अभी हम कराएंगे, शिक्षण विधियां कराएंगे, बुद्धि लब्धि बताएंगे। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आपको वीडियो से बड़े होने से मतलब नहीं है, यहाँ पे टू द पॉइंट बात करी जा रही है, कोई फालतू की बात नहीं करी जा रही है। बाकी लाइव क्लास की तरह यहाँ पे कोई कमेंट नहीं पढ़े जा रहे हैं, कोई आपसे उल्टी सीधी मतलब आपसे बातों करने का ऐसा कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। 1 महीना बचा है, हम चाहते हैं कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कवर हो जाए। इसके साथ साथ हम तो ये भी चाहते हैं कि इसके बाद ये जो 10 पेपर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के यूपी टेट के पेपर हैं, इनको भी हम आपको करा देंगे, क्योंकि ये 1500 क्वेश्चन है ना, 10 पेपर में 1500 क्वेश्चन हो गए, और इनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ये भी हम आपको टोटल करा देंगे इसी कोर्स में। तो इतना अगर आपने कंफर्म कर लिया, ये 1500 क्वेश्चन कर लिए, तो यहीं से आप ऐसे समझ लो 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आपको कितने चाहिए? 82 से 90, कुछ लोगों को 82 चाहिए, कुछ 90 चाहिए। तो 50 क्वेश्चन तो इसी बुक से हम आपको करा देंगे, जो 1500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। इसके अलावा एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, जब पास करने वाले एग्जाम से 15 नंबर से रह गए या 4-5 नंबर से रह गए, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए क्यों ना हम अभी मेहनत करके पढ़ लें, तो 4-5 नंबर से क्यों रहेंगे बताओ। अभी हम मेहनत कर लें तो हमारा एग्जाम बड़े आराम से पास हो जाएगा। इसलिए वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, उसको मत देखिए। यहाँ पे टू द पॉइंट बात करी जा रही है, जो टॉपिक्स आपके आने हैं उसी की बात करी जा रही है। बाकी अभी हम चाहें तो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा कोर्स इस कोर्स में पूरा सिलेबस कवर कराने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट और लगेंगे। बाकी आप सब लोग बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे आ गए थे। अब हम जीन पियाजे का सिद्धांत देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसका नाम है। तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष। और इसके अलावा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष या 11 से ऊपर। ये 4 कर लो और ये समय याद कर लो, ठीक है। जब आगे हम इनका जो सिद्धांत कराएंगे, फिर इन अवस्थाओं की विशेषताएं भी बताएंगे कि संवेदी गामक की क्या विशेषता, पूर्व संक्रियात्मक में क्या क्या लक्षण होते हैं, बच्चा क्या क्या करता है, ये सब आगे बताएंगे। अभी के लिए आप ये 4 अवस्थाएं याद करो और इनका समय सीमा याद करो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आराम से आप याद कर सको, ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ शिक्षण विधियां। यहाँ से यूपी टेट में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सरल है। 10 शिक्षण विधियां यहीं से आपका आ जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है। और प्रश्न उत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक है। कुछ लोग जॉन डीवी को भी मानते हैं, तो ये इनके शिष्य थे, चलो वो रहने देते, किलपैट्रिक ही आएगा। डाल्टन विधि के जनक हेलन पार्कस्ट को माना जाता है, डाल्टन विधि के जनक। और किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोवेल को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। और खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक को माना जाता है, या फिर फ्रोवेल। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, 2 नहीं आएंगे। कॉल्डवेल कुक और फ्रोवेल दोनों याद कर लो। मांटेसरी विधि के जनक मारिया मांटेसरी मानी जाती है। ये वही मांटेसरी विधि है जो आपने देखा होगा गांव देहात में स्कूल होते थे पहले, मॉन्टेसरी स्कूल। बिनेट का विधि के जनक डॉक्टर कॉल्टन बॉसबॉर्न माने जाते हैं। और हार्वर्ड विधि के जनक हार्वर्ड को ही माना जाता है। इन्होंने पंचपदी प्रणाली भी दी थी, ये आगे बताएंगे पंचपदी प्रणाली क्या है।
बाकी बुद्धि लब्धि में से आप 3 चीजें याद कर लो। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र स्टेन महोदय ने दिया था, और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता, MA/CA × 100। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु के नीचे इस तरीके से बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। बस यही बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये पूछ लिया जाता, सीधा सीधा पूछा जाता। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। और बुद्धि लब्धि में 3 चीजें आप याद कर लो। अगर बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक 140 से अधिक है तो बच्चा प्रतिभाशाली माना जाएगा, और बुद्धि लब्धि का जो स्कोर निकल के आ रहा है वो 90 से 110 के बीच में आ रहा है तो बच्चा सामान्य बुद्धि का अथवा औसत बुद्धि का, और 25 से भी कम आ रहा है तो बच्चा जड़ बुद्धि का या फिर महामूर्ख बुद्धि का। ये बुद्धि लब्धि निकालना हम आपको आगे सिखाएंगे, अभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। तो 140 से अधिक स्कोर है तो प्रतिभाशाली है बच्चा, और 90 से 110 के बीच में तो बच्चा सामान्य बुद्धि का या औसत बुद्धि का, और 25 से कम जड़ बुद्धि। बाकी आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, बाकी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में सीखने के वक्र के आधार पे कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा। तो यहाँ पे कुछ वक्र होते हैं। सरल रेखीय वक्र यानी सीखने की दर समय के साथ समान रहे। देख रहे हो, ये समय है और ये सीखने की गति है, तो समय के साथ समान तरीके से है, तो ये सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। अब यहाँ पे उन्नतोदर अथवा ऋणात्मक वक्र क्या है, तो सीखने की गति प्रारंभ में अधिक होती है और बाद में कम हो जाती है, तो ये वक्र अच्छा नहीं माना जाता। जैसे सीखने की गति यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो तेज है फिर बाद में कम होती चली आई, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। बाकी आप नाम इनका याद कर लो। उन्नतोदर वक्र कोई ऋणात्मक वक्र बोला जाता है, और इस वक्र में सीखने की गति पहले तो अच्छी होती है लेकिन बाद में बच्चे की कम हो जाती है। अब ये याद करो, नतोदर अथवा धनात्मक वक्र, इसका मतलब क्या कि समय के साथ साथ सीखने की गति बढ़ती जाती है। यहाँ से इस तरीके से देखो, पहले इस तरीके से अब बढ़ती जाती है, ये वक्र सबसे अच्छा माना जाता। तो नतोदर अथवा धनात्मक चीजें तो अच्छी होती हैं, ऋणात्मक तो वैसे भी अच्छी नहीं होती हैं। बस आप ये याद कर लो, धनात्मक को नतोदर बोलते हैं, ऋणात्मक को उन्नतोदर बोलते हैं। बाकी लास्ट जो वक्र है ये मिश्रित सूचक वक्र है। सीखने की गति धीमी तेज होती रहती है। समय के अनुसार कभी बच्चा ज्यादा सीखता है पर कभी कम सीखने लगता है, तो इस तरीके से। बाकी सीखने के पठार वगैरह हम आगे पढ़ाने वाले। तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो में यहीं एंड करते हैं। आगे हम आगे की चीजें अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे पूरे 5 विषय का इसी तरीके से कंप्लीट क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, और यहाँ पे पूरा इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर भी करा दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दिए जाएंगे। तो इस 1 महीने में आपको इतना तैयार कर दिया जाएगा जिससे कि आपका यूपी टेट बहुत अच्छे से पास हो जाए। बाकी यही कहेंगे कि अगर आप भरोसा करते हैं किसी के ऊपर, तो वहां से आउटपुट निकल के जरूर आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बोर्ड बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी हम पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उतना फिर आपको मिल नहीं पाएगा 1 महीने के हिसाब से। यही एक तरीका। बाकी यही चीज कहेंगे कि अब आपके पास बुक्स पढ़ने का समय है नहीं, हमने तो पूरी ये बुक से तैयारी कर रखी थी, इन बुक्स को पढ़ रखा, तो आप उनका ये निचोड़ है, इसको लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करिए। बाकी जो नंबर लिखा हुआ उस पर मैसेज करके आप कोर्स ले सकते हो यूपी टेट का। इसके अलावा सी टेट सुपर टेट के कोर्स अभी कुछ नहीं है, इसके बाद आएंगे। पहले आपका यूपी टेट का कोर्स चलेगा, उसके बाद सी टेट और सुपर टेट के भी कोर्स आने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू। और जो भी डेमो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं जरूर लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज और बता दें, आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ आपके नंबर पर भेज दी जाती है। जिन्होंने कोर्स ले रखा, सारी सीधी पीडीएफ जाती है, ना आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ना कुछ, सीधी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप लर्न कर सकते हो।